गुड इवनिंग ऑल। मैं आपका मेंटर संजय। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका कक्षा 12th एमबी बोर्ड वालों का, ठीक है, स्पेशली फॉर द हिंदी मीडियम। और जो आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं अपने, है ना, उनके लिए हमने इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना 2 लेक्चर में अपलोड कर दिए हैं। आप जाके एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 5। तो सबसे पहले नंबर देखिए, जो लेक्चर नंबर 5 है इसमें आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन बता देंगे हम, है ना। पिछले जो आपने लेक्चर्स थे उनमें तो हमने ज़्यादातर क्वेश्चन ही बताए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आंसर भी देंगे, आपको समझाएंगे भी। अच्छा, टोटल लेक्चर आपके 7 थे, है ना। 2 लेक्चर और बचे आपके, बस जिसने कंप्लीट कर लिए उसको 70 में से 65 तक का जरूर हो ही जाएगा कंप्लीट, है ना। और आज के लेक्चर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका रिवीजन है, तो देख लीजिए अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भी, है ना। यहीं से कंटिन्यू भी कर सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन है राउल्ट का नियम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया नहीं 1-2 साल से, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हम इसको आप समझा देते बेसिक तरीके से, थोड़े से देख लीजिए। सबसे पहले देखो, टाइम वेस्ट नहीं करना किसी को, है ना। और वो क्लास से लीव कर दिया है ना, जिसको पढ़ना लिखना नहीं है, फालतू में से थोड़ी देर के लिए और बस बैठ के निकल लिए ऐसे ही। तो पेन कॉपी लेके बैठना जो भी बैठे। तो देखो ये आपका एक कंटेनर है बच्चों, इसमें क्या है, बिलायक। देखो आप जानते हो कि बिलियन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक बनता है बिले और दूसरा होता है बिलायक, ठीक है। आप बहुत जन ने बिलायक को ए दिया होगा नाम और बिले को बी दिया होगा नाम, ठीक है। ऐसे ही किया है अपन ने, ठीक है, पहले भी। अब नेक्स्ट देखो, इसमें हमने क्या किया बच्चों कि ऊपर से, है ना, बाहर से अपन ने इसमें कुछ चीज़ें मिला दी। क्या? विद्युत अन अपघट्य मिला दिया। अब ये क्या होते हैं? अन अपघट्य, ठीक है, अनपघट्य। अब ये मिला दी, ये क्या होते हैं आपके? विद्युत अनपघट्य हैं, जो क्या करते हैं, विद्युत अगर किसी चीज़ में मिला दिए तो फिर इसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देंगे। और अपघट्य क्या कहलाते हैं? अगर वो मिला देते, अपघट्य मिला देते अकेले, तो उससे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर वो होते NaCl, KCl आदि, ठीक है, कोई भी लवण आपके। जबकि ये क्या होते हैं आपके, जैसे शर्करा, कोई भी शुगर हो गई, सुक्रोज हो गई, फ्रक्टोज हो गई, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, ये सब चीज़ें, ये विद्युत अपघट्य होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? वाष्प दाब में चेंज होता है, जिसकी वजह से अपेक्षित अवनमन में कमी आ जाती है, ठीक। चलो इसकी हम आपको डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं, जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा हमने बता दिया कॉन्सेप्ट, आप देखिए आपको बिल्कुल सरल तरीके से बता देंगे ना। तो लिखो जल्दी से, इस नियम के अनुसार सब जन, ठीक है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, जो हमने उधर बताया है ना वही लिख रहे हैं, वाष्पशील विद्युत, रटना नहीं है किसी को, है ना, अपघट्य पदार्थ घुलने पर विलयन के दाब पर जो प्रवाह, विलयन के वाष्प दाब पर बच्चों, क्या किस पर? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, अवनमन मतलब कमी कहलाता है ना, विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। बस ये परिभाषा थी, बाकी अब आपका पूरा डेरिवेशन है ना, के बराबर होता है। अच्छा देखो, जिसको बनता है पहले से तो उसको क्या है कि अपनी फिर वर्डिंग चेंज नहीं करना, बस समझ लेना, है ना, वो नहीं लिखना अलग से। जिस पे अच्छे से बन जाता है, जिस पे नहीं बनता है उसको कन्फ्यूजन है अभी भी, तो फिर इसको देख लें आप, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अब देखो वाष्प दाब क्या होता है आपका। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक जो अवनमन है आपका, ठीक है, बराबर काय के होता है? विलय के मूल प्रभाज के, विलय के मूल प्रभाज के, यही होता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, देखो विलय वैसे तो हम नॉर्मली आपको जो विलय होता है ना वो NB करवाते थे ना, NB ऐसा करवाते थे ना, NB और Na + NB, बट हम इस तरीके से नहीं करवाएंगे। थोड़े से क्या है कि
NCERT की बुक से करवाएं क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं ना, उस हिसाब से करवा रहे हैं। आगे इसमें कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं होगी। तो ये वाष्प दाब होता है आपका, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये आप डायरेक्टली, आपको पता है वाष्प दाब का पिक्चर ऑफ नमन ये होता है, इतना तो आपको हुआ। अब विलेय का मूल प्रभाव जानते हैं आप। देखो ये हमने क्या लिख दिया, विलेय, विलेय की मूलों की संख्या, ठीक है, विलेय के मूलों की संख्या और विलायक के मूलों की संख्या n प्लस कैपिटल N। तो छोटा वाला n का है क्या है आपका, विलेय की मूल, जो विलेय की मूलों की संख्या, और कैपिटल N क्या है आपका, विलायक की मूलों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। किसी ने अगर ऐसा किया हो तो कोई टेंशन की बात नहीं, वो भी ठीक है ना, ये भी ठीक है, ये 2 होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तनु विलयन के लिए। अच्छा, ये तनु विलयन के लिए ही आता है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस 3 स्टेप और रहेगा आपका खत्म राउल्ट का नियम, और यही लिख के आ जाना। देखो तनु विलयन के लिए क्या होता है, उसमें बहुत सारा क्या है कि विलायक है ना, विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी, विलेय की मात्रा बहुत कम होगी, तो उसे अपन तनु विलयन कहते हैं, है ना। तो देखो जब मान लो विलायक बिल्कुल ही कम हो जाएगा, मतलब 0 के बराबर, मतलब लगभग 0 के जैसे अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको मान लेते अपन n, समझ गए। अब देखो ऊपर वाला जो अपना था ना, आप समीकरण बना के भी कर सकते थे, लेकिन अपन को कोई ज़रूरत नहीं लग रही है में से, है ना। ये इसके बाद में क्या है, तो देखो अब n, इसका पूरे का मान क्या लिख दिया आपने, कैपिटल N, तो देखो ये आ गया आपका। अब देखो नेक्स्ट, अब P0 PS अपॉन P0 ये लिख दिया आपने। अब देखो जो छोटा वाला n है ये क्या था आपका, बताओ हमारे लिए, अब भी पढ़ा था अपन ने, विलेय के मूलों की संख्या। तो विलेय के मूलों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, ठीक है, उसका जो द्रव्यमान है वो, ठीक है, और जो उसका अणुभार है वो, तो हमने ये दर्शा दिया उससे। और ये नीचे विलायक है, तो विलायक का सेम, विलेय के मूलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, W/m, समझ गए आप लोग। और बस यही है, यहीं पे आपका ख़त्म हो जाना है। P0 माइनस PS P0 इक्वल टू W/m इंटू कैपिटल M/W, क्योंकि ऊपर जाके चेंज पलट जाता है, आप ये तो जानते ही होंगे ना। चलो बस आपका ये आंसर आ गया, तो नहीं सा था आपका राउल्ट का नियम हो गया क्लियर, इतना सूत्र था ये, ठीक है। फालतू में आप लोग दिए हुए थे बहुत लोग के राउल्ट का नियम नहीं बनता। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके बाद में उसकी कुछ सीमाएं हैं। तो सीमाएं लिखने से पहले देखो बच्चों, इनके क्या होते हैं ना, ये इनके पूरे फुल फॉर्म और लिख लीजिए हैं क्या, है ना, क्योंकि अगर आप ये नहीं बता रहे तो फिर आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। सबसे पहले P0 इक्वल टू क्या होता है आपका, जल्दी से लिख लीजिए, शुद्ध विलायक, विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है PS इक्वल टू विलयन का वाष्प दाब, है ना, तो ये आपका क्या, विलयन का वाष्प दाब हो गया। और जो छोटा वाला W है आपका, ये छोटा वाला W आपका क्या हो गया, विलेय का भार हो गया, है ना, ये हो गया आपका विलेय का भार। जो स्मॉल वाला W है आपका, ये क्या हो गया आपका, विलेय का अणुभार, अब भी बताया था हमने, है ना। तो कैपिटल वाला तो आपको पता ही होगा, फिर कैपिटल W बराबर क्या हो गया, विलायक का, विलायक का भार, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल M इक्वल टू, ये क्या कहलाएगा आपका, विलायक का अणुभार, ठीक है। बस ये सिंपल सी चीज़ थी। अब अगर आपको ये क्लियर हो गई है, ठीक है, तो बस आपको कुछ कठिन नहीं बचा है, बस जो हमने समझाया था वहाँ वो उसी की आप सीमाएं लिख देंगे। तो सीमाएं में कुछ खास नहीं है, 2 सीमाएं अकेली पढ़ लीजिए बहुत हैं। पहली चीज़ तो ये तनु विलयन पे काम करता है, पहली बात, ठीक है, तो तनु विलयन पर लागू होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है आपकी, देखो विद्युत अनापघट्ट के लिए ले रहे थे ना अपन ये, ठीक है, तो ये लिख दो बस, यह है विद्युत अनअपघट्य के विलयन पर लागू होता है ना, लागू होता है। देखो
ये हो गई आपकी सीमाएं, दोनों सीमाएं भर पढ़नी है आपको, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत है नहीं है। अब फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बस हो गया आपका काम। ठीक है, जो लिख रहा था अच्छी बात है, जो नहीं लिख रहा तो स्क्रीनशॉट ले लो उसको, इसका और ले लो। ठीक, चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वथनांक में उन्नयन व मूललता में संबंध। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं, देखो ये आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार जो है ना हिमांक में अवनयन आ चुका है, तो इस बार इसका आना बिल्कुल हमें लग रहा है संभव है और आ सकता है। बाकी हम आपको दोनों पढ़ा देंगे जल्दी से। अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, जैसा अपन ने अभी पढ़ा है। ठीक है, पूरा आप क्या होता है ना कि आवाष्पशील पदार्थ है ना, उसी की बात करते हैं, उसी को विद्युत अपघट्य उन्हीं को मिलाते रहते हैं ना। देखो तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो हम थोड़ा सी समझा दे रहे हैं आपको। देखो ये क्या है आपका विलायक था। अब विलायक आप जानते हैं नॉर्मली जल को ही कहते हैं हम लोग, है ना, तो पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, फिर अभी आप बाद में लिख लेना। अब इसके अंदर आपने क्या मिला दिया है, इसके अंदर बच्चों आपने मिला दिया है अबाष्पशील पदार्थ घोलने पर। ठीक है, मतलब लिखिए नहीं, अभी रुक जाइए। अबाष्पशील पदार्थ है ना, ये अपन ने इसमें घोल दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से जितना क्वथनांक में क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा, है ना। तो वही आपका क्या है, जितना भी अबाष्पशील पदार्थ घोलने पर जितना क्वथनांक में बढ़ोतरी हो जाएगी, है ना, तो आपको वही बताना है यहाँ पे। चलो इसकी वजह से अब देखो, सबसे पहले हम आपको परिभाषा बता दे रहे हैं तो आप समझ जाएंगे एक ही बार में, है ना। देखो इसी चीज़ को लिख दे रहे जो हमने ऊपर इधर पे दिखाया है आपको। देखो जैसे किसी विलयन में, ठीक है, किसी विलायक में, विलायक लिए ना, विलायक में कोई अबाष्पशील, देखो सेम चीज, अबाष्पशील विलेय पदार्थ, तो देखो ऊपर से जो अपन मिलाते हैं अलग से वो क्या होता है, विलेय होता है। तो विलेय पदार्थ घोलते हैं, ठीक है, या फिर घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, है ना, थोड़े से वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन, है ना, उन्नयन कहते हैं। कंप्लीट। अब देखो इसे डेल टीबी से दर्शाते हैं। ये बच्चों पेपर में आपका आता ही है, ध्यान रखना, अगर ये नहीं पूछेंगे तो फिर आपका न्यूमेरिकल्स आ जाएगा, है ना। जो आपका 1 मार्क्स जो आपके न्यूमेरिकल अंक के प्रश्न है ना, वो यहाँ से आपके डायरेक्टली बन जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या। अब देखो इसमें क्या है, आपको मूलरता में भी संबंध बताना है ना। तो देखो क्वथनांक में उन्नयन, तो हमने क्या बताया था कि इसके बराबर होता है, ठीक है, किसके, मूलल उन्नयन स्थिरांक के गुणित मूलरता के। ये होता है इसमें संबंध, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना बच्चों। ठीक है, अब हम एक बात बताइए, मूलरता का आप सूत्र जानते हैं, अगर आप सूत्र जानते हैं तो डायरेक्ट रख दीजिएगा, अगर नहीं जानते तो थोड़ा, अगर आपको मान लो स्टेप बढ़ाने हैं तो उस हिसाब से लिख दीजिएगा। मान लो किसी को स्टेप बढ़ाने तो वो क्या करता, ठीक है, तो कहता कि मूललता बराबर, ये हम इसी स्टेप में बता रहे हैं, अगले वाले में नहीं बताएंगे ना, अगले वाला जो अभी अपन हिमांक में अवनयन करेंगे उसमें नहीं बताएंगे हम ये चीज़, तो ध्यान से देखना। विलेय के मूलों की संख्या, है ना, गुणित 1000 यही होता है, और बटे में क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, देखो ये 1000 क्यों लिखा था, क्योंकि ये ग्राम में होगा ना, इसलिए ऊपर 1000 का पहुंच जाता है, ये तो आप जानते ही हैं, इंटेलिजेंट इतने तो आप। तो मूललता बराबर, ठीक है, अब देखो विलेय के मूलों की संख्या कैसे निकालेंगे, अब भी हमने ऊपर निकालना सिखाया था ना मूल प्रभाज में। तो क्या होता है, स्मॉल w और स्मॉल m इंटू 1000 बटे में कितना, w मतलब कैपिटल W, है ना। अगर कोई व्यक्ति होता है ना जो इसको कैसे दर्शाते हैं, ऊपर वाले को दर्शा देता है WA से, और विलायक के लिए विलेय के लिए WB से, और विलायक के लिए
ए से दर्शा देता, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, चलो, तो अपन को परेशान नहीं होना है, बस इसको क्या करना है, ऊपर चला जाएगा ये है ना डब्लू इधर पे, तो क्या बन जाएगा ये डब्लू, छोटा वाला डब्लू और ये स्मॉल एम और ये कैपिटल डब्लू और गुणा में 1000। तो अब आपको समझ में आ गया इतना। मूलरता बराबर क्या होता है, मूललता बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे मूललता वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर। ठीक, बढ़े आगे। देखो, मूल उन्नयन स्थिरांक है जो आपका, ठीक है, ये ऐसा कुछ खास नहीं है कि बहुत इसमें रॉकेट साइंसेस है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने क्या लिया, ये बॉइलिंग क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, अगर आपने मान लो यहाँ पे क्वथनांक में अगर उन्नयन ले लिए, ठीक है, टीबी, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, डेल टीबी। ठीक है, यहाँ पे रख रहे हैं हमें ना सब चीज़ें इसमें, इस वाले में, तो टी बी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका के बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, डब्लू। ठीक है, और यहाँ पे मूलरता की जगह पे रख रहे हैं हम ये सब चीज़ें 1000, और ये एम और ये डब्लू है ना कैपिटल वाला। देखो इधर तक हो गया ना, इसमें हमने रख दी सब चीज़ें, हमने मूलरता समझाई थी अलग से, इसलिए यार थोड़ा सा ये हो रहा है ना, ऊपर नीचे सा लग रहा है, बट ठीक है, ये काय में है आपका, ग्राम में है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखो, आपका आंसर आ गया है, बस यही बनाना था। ठीक है, तो आपका कैसा बन जाएगा समीकरण, थोड़ा सा जमा के लिख सकते थे, वरना ऊपर वाला भी ठीक ही है, तो इसको लिख देते के बी इंटू डब्लू इंटू 1000 पूरे के बटे में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू ग्राम। ये आपका बच्चों आंसर आ गया, बस इतना ही है, और ये ऐसे ही बनता है इसका सूत्र। ठीक, अब देखो एक चीज़ हम आपको बताएं कि ये आपको पता होना चाहिए कि है क्या है ना, यही इम्पोर्टेंट होते, क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन ये होता है आपका। ठीक है, सेकंड थिंग, के भी क्या है आपका, जो मूलल उन्नयन स्थिरांक, आप अब भी बताया हमने ये मूलल। ठीक है, आपको लग रहा होगा है ना कि क्या है कि हमारा जो एसेंट है, ठीक है, जो बोलने का, तो क्या इंग्लिश में पढ़ाते थे पहले, तो इस कारण से वो दिक्कत होती है थोड़ी, बट ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। स्मॉल डब्लू क्या है आपका, बिले का भार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्मॉल एम क्या है आपका, बिले का अणुभार। ठीक है, अब भी लिखवाया था ऊपर, बिले का अणुभार। और एक चीज़ और बच्चों आपकी, कैपिटल डब्लू इज इक्वल टू क्या है, ये तो आपको मालूम ही होगा, तो विलायक का भार। ठीक है, विलायक का भार। चलो इधर तक तो आप समझ गए, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। तो इस पे क्या है कि या तो एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आना, और न्यूमेरिकल्स हमने क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब आपको समझ में आ जाएंगे वो न्यूमेरिकल्स, आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, चलो, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब हेमांक में अवनयन, ये पिछले साल आया था, बट फिर भी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक, तो कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट हम परिभाषा लिखवाते हैं। इसको क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। देखो फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें हम, तो किसी विलायक में, सेम बिल्कुल सेम लेना है ना, विलायक में कोई ऊपर से अपन ने कोई क्या कर दिया, आवासशील पदार्थ अपने मिला दिया, तो ऊपर से मिलाने वाला पदार्थ क्या होता है, विलेय होता है नॉर्मली, है ना। तो कोई आवासशील विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ घोलने पर, ठीक है, हिमांक में, हिमांक यानी फ्रीजिंग, बर्फ बनने का जो प्रक्रिया है ना, जहाँ पे बर्फ बनने लगता है उस समय पे, उस पॉइंट पे, हिमांक में होने वाली, अब क्या है, देख कोई चीज़ आप मिला दोगे, अब बर्फ बन रहा था, कोई चीज़ मिला दोगे, थोड़ा बहुत टाइम लेगा ना बनने के लिए बर्फ, तो उसी में, तो हिमांक में होने वाली कमी को, ठीक है, हिमांक में अवनमन यानी कि कमी, है ना, अवनमन कहते हैं। इससे सरल नहीं होगी परिभाषा, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी, बुक में छांट लेना पूरी, है ना। इसे डेल टी एफ से दर्शाते हैं। हो गया इधर तक, ये आप लिख लेना, है ना। अच्छा, इसका जो जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, वरना भैया स्क्रीनशॉट नहीं दिए हैं।
और कोई सर नहीं बोलेगा हमें, भैया ही कहना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद में कुछ नहीं, बिल्कुल सेम है ऊपर के जैसा। हेमांक में अवनमन, ठीक है, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट, और आपका ये अच्छा ये हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ये दोनों चीज़ें। मोलल अवनमन स्थिरांक इनटू मोललता, ठीक है, यही होता। अब मोललता हम दोबारा नहीं बताएंगे, मोललता की सूत्र आपको अब भी बता दिए हम थोड़ी देर पहले। अब डायरेक्ट देखो, हिमांक में अवनयन किससे दर्शाते हैं, डेल टी एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज आप क्या करेंगे, सीधा उठा के यहाँ पे जो मूलल अवनयन है ना, तो यहाँ पे आपने काय से डिनोट किया था, देखो के बी से किया था, तो यहाँ पे के एफ से कर देना बस। यहाँ पे टी एफ, यहाँ पे के एफ आ जाएगा। मूललता का सूत्र आपने अब भी बनाया था, देखो यहाँ पे क्या हो, डब्ल्यू 1000 इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू, है ना। तो आप लिख देना, देखो सबसे पहले स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में आपका स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू, है ना। लो ये बन गया आपका, ये क्या ग्राम में, ये ध्यान रखना, है ना। चलो बस ये सूत्र बन गया आपका कंप्लीट, इतना ही है। ये देखो हमने शॉर्ट में कर दिया है ना, आपको पता है कि ये प्रोसेस आपको इसमें फॉलो करनी है, मूललता अलग से मूललता अलग से बतानी है ना, जिससे कि वो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो आपके दिमाग में, ठीक है। हमने डायरेक्ट लिख दिया इसका मूललता का, और गुणा करके 2 स्टेप हमने नहीं लिखे। अब देखो इतना तो सब कर लेंगे ना, सब लोग इंटेलिजेंट हैं। अब नेक्स्ट जो हम प्रोसेस में आपको बता रहे हैं कि इनके जो नाम है वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये हेमांक में अवनमन, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों आपका के एफ एक्स इक्वल टू जो आपका मूलल, ठीक है, मूलल अवनमन है, मूलल अवनमन स्थिरांक है ये, है ना। और जो स्मॉल डब्ल्यू तो अब भी बताए थे थोड़ी देर पहले, विलेय का भार, ठीक है। और स्मॉल एम क्या हो गया आपका, विलेय का अणुभार, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया आपका कैपिटल डब्ल्यू क्या है आपका, विलायक का भार। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने बताया आपको, पूरा चीज़ें हमने लिख के दे रहा है इसलिए, ठीक है। हो सकता है थोड़ी सी जो राइटिंग है आपको इतनी नहीं आ रही होगी, बट जल्दी करना है ना, रिवीजन करवा रहे हैं क्योंकि, बाकी तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमें आपको दो चीज़ बताएं। जो आपने ये लिखा है ना, मूलल अवनयन स्थिरांक पढ़ा आपने, और एक चीज़ और आपने पढ़ी है बच्चों, यहाँ पे देखो थोड़े से और, हाँ, मूलल उन्नयन स्थिरांक, इनकी परिभाषा वो 1-1, 2-2 नंबर में पूछ सकते हैं। हम आपको बता दे रहे परिभाषा, आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, है ना। चलो फटाफट, टाइम नहीं करेंगे वेस्ट। मूलल, ठीक है, उन्नयन स्थिरांक, तो मूलल उन्नयन स्थिरांक है, इसको आपको पढ़ना है ना। तो सबसे पहले देखो, तो विलायक के 1000 ग्राम, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये विलायक था, इसके 1000 ग्राम, ठीक है। तो विलायक के 1000 ग्राम में, ठीक है, विलेय, ठीक है। तो ये क्या था आपका, विलेय की मात्रा ये था ना, विलेय पूरा विलेय ये, तो विलेय के 1 मोल, देखो मोल ही था वहाँ पे, 1 मोल को घोलने पर, ठीक है, घोलना लिखना है ना, अच्छा नहीं बना देना, घोलने पर, छोलने पर नहीं लिख देना कोई, है ना। क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाए उसे, ठीक है। देखो क्वथनांक उन्नयन मतलब कि बढ़ना, सीधी सी वृद्धि होना, ठीक है। तो उसे मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बच्चों जी 1-2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने अलग से लिख दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग,
हिमांक में अवनमन, है ना, हिमांक में अवनमन। इसके लिए और लिख लो जल्दी से, हम बोल दे रहे हैं, बाकी लिख ही दे रहे हैं। विलायक के 1000 रुपये को सेम 1000 ग्राम में विलेय के 1 मोल को घोलने पर, अगेन है ना, छोड़ने नहीं लगा, घोलने पर लिखा है। क्वथनांक नहीं, हिमांक। क्वथनांक कहाँ से आ गया, हिमांक कर रहे ना। हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं, पूर्ण वालो विराम। ठीक है, ध्यान रखना, ये है ना, सरल है बिल्कुल, कुछ कठिन नहीं है इसमें। अवनमन मतलब हमने पहले बताया था कमी कहलाता है, और नयन मतलब वृद्धि कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको देखो, ये स्क्रीनशॉट जिसको लेना है फटाफट ले लो, कंप्लीट। ठीक, चलो इसको देखो। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता और चालकता, इनका देखो परिभाषा और जो ऐसा ही मात्रक वो हम सब करवा देंगे एक ही बार में, है ना। ये आएंगे ही आएंगे, ये श्योर, मतलब कि आप 100 से भी ज़्यादा हो तो लगा लीजना, है ना, आते ही हैं वो तो पेपर में। एक एक नंबर के क्वेश्चन भी यहीं से आपके बनने हैं। चलो तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, क्या, प्रतिरोध। तो यहाँ पे हम आपको प्रतिरोध बताएं। देखो क्या है, नॉर्मली एक होती है कंडक्टिविटी, एक होता है रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्ट यानी कि एक होता है आपका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, और एक होता है आपका चालकता। ठीक है, तो इसकी अगर अपन बात करें, प्रतिरोध जो आपका है, तो इसका मतलब क्या होता है कि विद्युत धारा अगर आपकी प्रवाहित हो रही किसी तार के अंदर, तो उसमें जो रुकावट पैदा कर रहे हैं ना, वो होते हैं आपके प्रतिरोध, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, मान लो ये आपका तार था, इसके अंदर विद्युत धारा जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा कोई ना बीच में रुकावट डाल दी, तो ये कहलाना आपका प्रतिरोध। आपने बड़े बड़े खंभों पे वो देखे होंगे। ठीक है, जैसे ये बड़े बड़े खंभे होते हैं ना, वहाँ पे वो तारों के पास में ऐसे ऐसे वो लगे होते हैं ना, चीनी मिट्टी के, उसको वो प्रतिरोधी होते हैं वो। ठीक, ऐसे समझने के लिए बता दिए हम। विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं, फुल स्टॉप। इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। अगेन ध्यान रखना, ये इसमें इतना ही है। अब देखो हम आपको कुछ चीज़ें बताएं। देखो क्या होता है कि इसके हम आपको कुछ कारक बता रहे हैं पहले, ठीक है, फिर हम आपको इसका सूत्र बना देंगे। कुछ टीचर क्या करते, पहले सूत्र लिखवा देते, बाद में कारक बता देते, बट हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाते हैं ना। देखो क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है लंबाई के क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है, बिल्कुल। ठीक है, जितनी लंबाई बढ़ेगी, समानुपाती होता ही है ना, जितनी लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। मान लो देखो आप हैं, मान लो यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे आप बैठे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका कोई दूसरे घर में एक बल्ब लगा, इधर से मान लो लाइट आ रही है, ठीक है, तो अगर पास पास में घर है तो देखो जल्दी लाइट पहुँच जाएगी और वोल्टेज भी ठीक ठाक आएगा। लेकिन हम एक बात बताओ, मान लो ये आपका इधर पे एक खेत है और यहाँ पे आपका घर है और यहाँ से दूरी आपकी 1 किलोमीटर है, तो ये घर से आप लाइट अगर भेज रहे हो तो वोल्टेज तो फिर धीरे धीरे कम ही पहुँचेगा ना। तो मतलब कि जितनी लंबाई बढ़ेगी तो लाइट उतनी मात्रा में नहीं पहुँच पाएगी वहाँ तक। ठीक है, तो इससे अपन को समझ में आएगी कि रुकावट पैदा हो जाएगी जितनी दूरी बढ़ जाएगी, है ना। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि आर समानुपाती है एल के। समझ गए। चलो दूसरी चीज, व्यतक्रमानुपाती है काय के, एरिया के, मतलब कि क्षेत्रफल के। ठीक है, लंबाई के समानुपाती, व्यतक्रमानुपाती आपका क्षेत्रफल के, है ना। अब देखो इसका भी ऐसा है कि देखो मान लो एक सिम छोटा तार है, तो ये इसमें तो क्या है, इलेक्ट्रॉन आराम से, देखो इलेक्ट्रॉनिक की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आप जानते ही होंगे, है ना। नहीं जानते तो जान लो। अगर मान लो आपने इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब ज़्यादा मोटा तार कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा जगह पर वो मिल जाएगी, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे उतनी ज़्यादा आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। सिंपल सी बात है कि नहीं। चलो तो
इससे क्या होगा, विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित हो रही यानी प्रतिरोध कम हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो देखो जब भी प्रति ऐसा आ जाए ना व्युत्क्रमानुपाती, अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो ये घट रही होगी, मान लो ये आपको समझना है। अगर मान लो नीचे ये वाली चीज़ है ना, ये मैंने क्या कर दी, घटा दी, ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। ये चीज़ को ध्यान रख लो बस एक बार, ठीक है, हर एक जगह काम में आ जाएगा आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स कुछ भी हो। अब आर है समान, देखो दोनों के समानुपाती हैं, तो ऊपर हमने एल ले लिया, दोनों को साथ में रख दिया। इसको हमने क्या किया, समानुपाती हटा दिया, आप जानते ही हैं बराबर का निशान आएगा, एक आएगा आपका क्या, नियतांक, ठीक है, और यहाँ पे एल और बटे में ए। किसी को समस्या बिल्कुल भी नहीं, क्यों नहीं, इतना सिंपल सा है ना, फिर तो आप कल्याण ही कर लोगे अपना। फिर मात्रक, अब इसका हम आपको मात्रक बता दें, ये सूत्र हो गया ना प्रतिरोध का। देखो मात्रक के लिए कुछ नहीं करना है, देखो ये है जो लंबाई है ना, इसका तो कुछ नहीं करना है आपको, अभी लंबाई है इसका हो जाएगा आपका टोटल, ओम लिख लो ना, काय को परेशान हो रहा है, ओम लिख लो, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध और हम कर ले रहे हैं ना, मतलब हमने इसलिए नहीं बताया अलग से, मतलब निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही होता है प्रतिरोध का जो होता है ना मात्रक, वो होता है आपका ओम। अब नेक्स्ट देखो आप लोग विशिष्ट प्रतिरोध, और देख लो इतनी सारी क्या चीज़ें अब आपको अच्छा जल्दी जल्दी बता रहे हैं ना, तो फिर वो दिमाग में नहीं आ जाती हैं। अब इंग्लिश में बता रहे हो तो फिर तो वो जल्दी क्या है कि वो फिर बिल्कुल पूरी ही याद रहती हैं। हिंदी में क्या हो, थोड़ा सा हमें ट्रांसलेट करना होता है जल्दी से। विशिष्ट प्रतिरोध कुछ खास नहीं होता। देखो विशिष्ट प्रतिरोध जो ये होता है ना, ये इसको रो कहते हैं हम लोग। इसी रो के लिए अभी अपन को निकालना है, रो का मान निकालना है, वो आपको विशिष्ट प्रतिरोध बना देंगे हम। देखो हम बताते हैं। तो किसी पदार्थ के, घबराना नहीं है ना, अब भी हो जाएगा ये, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा होगी, हम आपको समझा दे रहे हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो हर एक चीज़ का क्या है कि जैसे इनके तो उदाहरण हैं, लेकिन हर एक चीज़ के उदाहरण नहीं होते हैं ना, अपन नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं देखते, तो वो नहीं बता पाते अपन। मतलब कुछ चीज़ों के होते हैं, कुछ चीज़ों के नहीं होते हैं। क्लियर है। अब विद्युत धारा आप कोई कहेगा मैं दिखाओ भैया, तो हम कहाँ से उसको दिखाते फिरेंगे विद्युत धारा की, वो देखो वो दिख रही है। देखो यहाँ पे ये आपका एक तार है। देखो तार सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है ना, गोल होता है, आप जानते हैं। अब देखो ये दिख रहा है ना, ये अनुप्रस्थ काट इसका ये क्षेत्रफल है, ठीक है, ये तो ये क्या है आपका 1 मीटर वर्ग है, ठीक है, एकांक। और यहाँ से यहाँ तक इसकी तार लंबाई भी कितनी ली है इनने, L बराबर इनने 1 मीटर ही लिया है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि विशिष्ट, तो अपन ने इसलिए लिखा है कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ, एकांक मतलब कि इतने हिस्से, ठीक है, काट वाले लंबाई के तार के, ठीक है, एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इतने तार की जो प्रतिरोध है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। सीधी सी बात है। एकांक उसका क्षेत्रफल भी हो और एकांक उसकी लंबाई भी हो, ठीक है। चलो देखो इसे दर्शाते कैसे हम लोग, इसे हम बच्चों रो से दर्शाते हैं ना, अभी ऊपर लिखा था ये पी के जैसा बनता, थोड़ा सा घुमावदार, पी से रो से दर्शाते हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट चीज, अब कुछ नहीं करना, अब भी अपन ने सूत्र अब बना ली, इसी सूत्र से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, है ना, बस आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो आर बराबर क्या था आपका, अभी आपने ऊपर पढ़ा है ये चीज। अब देखो यहीं पे रहने दो, ये उस तरफ ले जाओ, तो ये बन जाएगा क्या, वो तो वहीं पे रहेगा है ना, आर इंटू ए, और ये चला जाएगा आपका कहाँ, बटे के अंदर, ठीक है। हो गया इधर तक, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट, जब आपने ये सूत्र बनेगा, ये सूत्र बन गया, इसका आंसर आ गया, बस इतना ही है। तो ये तो सूत्र हो गया, लेकिन हमने कहा बच्चों इसका मात्रक निकालना है। देखो फिजिक्स में ऐसा ही मात्रक पढ़ने होते हैं, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ने होते नॉर्मली,
ठीक, देखो अब इसको अगर हमने सॉल्व किया तो सबसे पहले देखो आर है, तो आर का मात्रक तो आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है, आर का मात्रक होता है ओम, अब भी पढ़ा आपने, ठीक है, ओमेगा भी कहते हैं इसको अपन। और ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है, मतलब मीटर में अगर आप कर रहे हैं तो मीटर वर्ग, है ना। और लंबाई है, लंबाई का अगर निकालेंगे आप तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मीटर। तो देखो मीटर से मीटर एक कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ एक ओम और एक मीटर। तो आंसर क्या आ गया इसका मात्रक, ओम इंटू मीटर। लेकिन कोई कहेंगे भैया कि देखो केमिस्ट्री में नॉर्मली अपन पढ़ा है छोटी चीज़ों के बारे में, तो मीटर की जगह वो लोग क्या लिख सकते थे, सेंटीमीटर, तो ओम सेंटीमीटर भी इसका आंसर हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। ये छोटी यूनिट कर दी अपन ने, मात्रक क्या कर दिया, छोटा कर दिया, समझ गए आप लोग, ठीक है। चले नेक्स्ट की ओर, ठीक है, फटाफट चलता है। विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता और भी सरल है आपकी, देखो दिखाएं हम, जो आपकी विशिष्ट चालकता है ना बच्चों, चालकता, इसको और कर लेते हैं। चलो देखो विशिष्ट चालकता में कुछ खास नहीं है ऐसा, विशिष्ट प्रतिरोध था ना, ये था ना, इसका बस उल्टा कर दो, विशिष्ट चालकता बन गया। बता दे रहे हम कैसे, लिखो परिभाषा लिख लो पहले। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, देखो किसी को जल नहीं लग रहा हो तो ठीक है, फिर आप जल्दी, हम पढ़ा नहीं रहे वैसे, हम इतने आराम से पूरा पूरा लिख रहे हैं ना, आपने थोड़ा बहुत तो पहले पढ़ा ही होगा। व्युत्क्रम को, ठीक है, विशिष्ट चालकता, चालकता कहते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। इसे हम की से दर्शाते हैं, पूर्ण वालो ब्राम, ठीक है, कप्पा, इसे हम कप्पा कहते हैं, ठीक है, हमने लिख दिया इधर पे, वरना आपको के, इस के लिए हम कप्पा कहते हैं। अब देखो, अब आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध अभी आपने पढ़ा था, ठीक है, तो इसका क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब कि बटे में होता, सीधा सा बात। तो आप कुछ नहीं करना, जैसे आप या तो डायरेक्टली कर दो, इसको पलट के लिख दो डायरेक्ट, या तो आप ऐसा कर सकते थे, ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख दो, ऐसा लिखा आपने, ठीक है, समझने के लिए। अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे, रो का मान रख दीजिए, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा आपका, आर बटे ए, और ये एल हो गया। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, अब देखो जो इस चीज़ को है ना, जो आप देख रहे हैं, इसको क्या है, ये सबसे ऊपर चला जाता है, आप जानते होंगे, देखो ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है ना, कॉन्सेप्ट है। तो ए भी रहेगा वैसे ही का वैसे ही, और जो नीचे वाली चीज़ उठ के चली जाएगी ऊपर, ये पलट के ऐसे लिखे जाते हैं गुणा में, ठीक, ये कॉन्सेप्ट लगता है, तो इसीलिए हमने इसको ऐसा लिख दिए हैं। चलो, तो ऊपर चला गया ये है ना एल, और आर इंटू ए, आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ये आपका आंसर है, बस इतना ही था, इतना ही आपको करना था। ये 3-3 मार्क्स में भी पूछ लेते इतने इतने से क्वेश्चन, है ना, इसलिए करवा दिए। अब देखो इसका मात्रक निकाल दें हम, बाकी आप लोग भी निकाल सकते थे मात्रक। देखो लंबाई के लिए बच्चों का में नाम मापते हैं आप मीटर में, नॉर्मल मीटर में काम कर रहे हैं ना, फिर सेंटीमीटर में तो अपन नॉर्मल कन्वर्ट कर देंगे। देखो जबकि आर है, आर का में मापते हैं आप ओम में, है ना, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध आप ओम में मापते हैं। जबकि यह क्या है आपका, मीटर का वर्ग एरिया, मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा, एक, ये नीचे कितना बचा, ओम और मीटर, इतना बचा। हमने क्या किया, ओम ऊपर ले गए, तो ऊपर जाती है कोई चीज़ बच्चों तो क्या माइनस की बन जाती है ना, क्योंकि हर एक चीज़ के ऊपर पहले प्लस की घात होगी, ऊपर जाके माइनस की बन जाएगी, फिर वो ये ऊपर जाके माइनस की घात बन गई। क्लियर, दिक्कत ना। अब देखो हम आपको एक चीज़ बताएं, जो ओम इनवर्स है ना बच्चों, इसके लिए कभी कभी, पहले एक और देख लो, इसके लिए आप क्या कर लिख सकते थे कि मीटर के लिए आप सेंटीमीटर में भी दे सकते थे आंसर, है ना। तो ये दोनों आंसर आपके सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों लिख दिया हमने सेंटीमीटर, मान लो छोटे तार के लिए कर रहे तो सेंटीमीटर भी आ सकता था, आपको सेंटीमीटर वाला ही पेपर में आता है और मीटर वाला नहीं आता नॉर्मली, ठीक है। बड़े एग्जामों में, नीट मीट के एग्जाम में पूछ लेते कभी कभी, बस ठीक है। अब जो आपने ये लिखा है ना, ये ओम, ओम के लिए कभी कभी बच्चों हम लोग क्या कह देते हैं, मोह भी कह देते हैं, मोह, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मीटर, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते थे आप पूरा के लिए। और ये मीटर इनवर्स बजा के था रहने दो आप, उससे नहीं बोलना है,
ये, लेकिन सिर्फ ये है ना, इसका मतलब ही होता है मोह। ठीक, ऐसा लिख सकते थे, या फिर आप ऐसा भी मेहो और मीटर इनवर्स भी लिख सकते थे, दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होना, हमने बस बता दिया एक्स्ट्रा पॉइंट। नेक्स्ट देखो, और इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है ना, कुछ परीक्षा मरीक्षा अध्ययन बोध मोध के चक्कर में ना पड़ी हो कोई भी। सेल स्थिरांक और देख लो फटाफट। सेल स्थिरांक में देखो, तो हम इसका आंसर दे दें, सेल के प्लेटों के बीच, ठीक है, सेल के प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट, ठीक है, अब अनुप्रस्थ काट अब नहीं बताएंगे हम, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को, ठीक है, अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। फुल बालो स्टॉप, ठीक है, इसे हम बच्चों स्मॉल एक्स से दर्शाते हैं। हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसे हम एक्स से दर्शाते हैं। अब क्या करना है आपको, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ये, वही अभी अपन ने लिखा, सेल स्थिरांक प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, एल, ठीक है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, ए, ठीक है, इसके अनुपात, अनुपात यानी कि भाग, यानी कि अपॉन, यानी कि बटे, ठीक, मात्रक। अब कुछ लोगों को तो हंसी आ रहे हो, कुछ लोगों को लग रहा हाँ ठीक है भैया ठीक पढ़ा रहे हैं ना, बट कोई नहीं, सबको साथ में लेके चल रहा है ना। देखो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, आप जानते हैं, और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर वर्ग होता है। मीटर से मीटर कैंसिल कर दिया हमने, 1/m बचा, m ऊपर जाएगा, काय का बन जाएगा, -1 का। ये आपका आंसर आ गया है ना, सेल स्थिरांक का मात्रक। बच्चों या तो मीटर का आएगा, अगर मीटर को अपन ने कहा है सेंटीमीटर में दें तो क्या लिख देंगे हम इसको, सेंटीमीटर का माइनस, तो सेल स्थिरांक का मात्रक आपको सेंटीमीटर -1 ही आएगा पेपर में। ठीक, चलो, नर नष्ट समीकरण, ठीक है, इसको आप नष्ट समीकरण भी कहते रहते हैं। अच्छा, एक ऐसा नाम क्यों है पता है आपको, इसलिए नाम है इसका नरनष्ट समीकरण, क्योंकि नरनष्ट नाम के जो वैज्ञानिक ही थे इस नाम के, तो उनने दिया, तो बस उनने अपने नाम के भैया बता दिए कि भैया हमने दिया तो वहाँ नाम चढ़ा दो। ठीक, चलो, चलो देखो नरनष्ट समीकरण करते हैं हम, कंटिन्यू है ना। अब सेल के, इसमें थोड़ा सा पहले हम आपको लिख दें, और देखो ये क्या है कि कुछ ऐसा समझने का बहुत नहीं होता इसमें चीज़ें, ठीक है। अब अभी स्टार्टिंग की जो 2 स्टेप है ना, वो पहले आपको क्या है, एक स्टेप आपको पता होता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है तो हम इसको डायरेक्टली करेंगे, और आपको इससे सरल आपको मिलना नहीं है। देखो सेल के इलेक्ट्रोड, सेल के इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच संबंध को, सांद्रता के बीच संबंध को बताने वाले समीकरण को नरनष्ट समीकरण कहते हैं ना, नरनष्ट समीकरण कहते हैं, पूरा लिख लेना आप, है ना, नरनष्ट समीकरण कहते हैं। अब देखो हम आपको एक चीज़ बताएं, अब ध्यान से देखें आप लोग। देखो क्या होता है, कोई एक जी मेटल है ना, तो क्या किया आपने, इक्वेशन आप जानते होंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो मतलब आगे चल के क्या, वो पूरा सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, है ना, यानी ठोस पदार्थ में कन्वर्टेड हो जाएगा ये। ठीक, ये काहे के लिए है, कोई भी अभिक्रिया के लिए है आपका, ठीक है, कोई भी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए। अब देखो उनने जो समीकरण दिया था वो क्या था आपका, E = E0 - RT/NF, ठीक है, log E m ए सॉलिड स्टेट, और ये कहाँ चला जाता है नीचे की तरफ, तो ये बन जाता है M n+, बस यही है, इतना ही,
इतना ही आपको करना है। अब इसको आप सिर्फ हम 10 में चेंज और कर दे रहे, बस आपका खेल खत्म, मतलब आपका खेल खत्म नहीं, प्रश्न का खेल खत्म। ठीक है, ई माइनस, ठीक है, ये देखो क्या करता है, यहाँ पर देखो जो आर है तो आर का मान होता है कुछ, ठीक है, यहाँ पे क्या जो टेम्परेचर है, ठीक है। बाकी इनको चेंज करके भी आप कर सकते थे और सिंपल फॉर्म में, बट आपको करना नहीं है ना, कुछ चीज़ें भर करवा दे रहे हैं, वो देख लो, क्योंकि यहीं तक वो पूछते हैं बोर्ड वाले। ये आर टी जाता रहेगा क्योंकि इसको हमने लॉग को चेंज करने वाले हैं ना, लॉग यहाँ पे क्योंकि 10 आ जाएगा इसलिए चेंज हो गया पूरा, और एन एफ आपका जैसे का तैसा रहेगा आपका, और यहाँ पे क्या 1/m(n+), ठीक है, ये कितना रहेगा आपका mn+, ये हो गया। तो बच्चों ये है आपका रियल समीकरण, और आपको बस ये 3 स्टेप याद रख लेना अभी तो आप बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चक्कर में अभी मत पड़िए, देखो हम क्लियर बता दे रहे हैं ना, क्योंकि इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं है, इसलिए हमने आपको नहीं बताया इसके आगे का। बाकी आपने ये समीकरण पढ़ लिया तो आपको हो जाएगा, है ना। फिर अब देखो इनके मान और लिख दीजिए कि हैं क्या क्या चीज़ें, ये तो बहुत सरल है। ये देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, ये इलेक्ट्रोड विभव है आपका, ई नॉट क्या है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है, विभव है। आर क्या है, गैस नियता गैस स्थिरांक, आप जानते ही हैं ये तो, आर क्या है गैस स्थिरांक, ठीक है। जबकि आपका टी तो आप पता ही होगा, आपको परमताप कहलाता है ये, ठीक है। स्मॉल एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया भैया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। जबकि आपका एफ क्या है बच्चों, फैराडे नियतांक, हमने फैराडे के 2 नियम कहे थे, सबने याद कर लिए होंगे ना। अच्छा एम एन क्या है आपका, Mn+ जो है, ठीक है, धातु आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन, ठीक है। ये देखो ये हमने जो बताया ना कि सेल के इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच के संबंध बताने वाले समीकरण को अपन नॉर्डन समीकरण कहते हैं, बस ये, ठीक है। और बस इनका क्या है, आपको ये 3 इक्वेशंस, जिसको ऊपर वाली तो सब पे बन जाती होगी, बस आपको ये 2 इक्वेशन, आपको इक्वेशन भर ये याद रखनी है ना। और ये भी अगर इनको आपका लॉग ई का मान पता हो ना तो इसको भी आप कन्वर्ट करके ये भी नहीं रटना पड़ता है, बट अभी के लिए तो ठीक है, ठीक, हम आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहते प्लीज़। ये आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, ठीक है। चलो चले हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाला ये वाला कर लेते, वेग स्थिरांक वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो हमने से ये इसको भी डाला है, ठीक। तो सबसे पहले बच्चों इसकी परिभाषा आती है कि अभिक्रिया की कोटि मोटी क्या कहते हैं अपन, ठीक है। अभिक्रिया देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कैसे कहते हैं, आंसर देखो, वह अभिक्रिया, देखो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता है ना, सांद्रता की प्रथम घात के, ये घात लिखा है ना, भात ना लिख लेना कोई, घात के समानुपाती होती है, ठीक है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं बच्चों, है ना। अब क्या है, ये पहले से हम क्या है नोट्स बनाते फिर लिखते, पता नहीं कितने में आता है ना, तो वो कंफर्म नहीं होता इसलिए नहीं लिखे हैं, साथ साथ में करवाते जा रहे हैं। देखो ऐसे में समझ में अच्छे से आ जाता है ना, वो लिखाई में नहीं आता है, फिर तो आप वो गाइड में से टिप लेना फिर जाओ। देखो सबसे पहले आप जानते हैं ये अभिकारक होता है, यहाँ पे बनता है कुछ आपका उत्पाद, ये आप जानते ही होंगे, ठीक है। अभिक्रिया की जो दर है आप जानते हैं कि इसे हम dx/dt से दर्शाते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो हम आपको बता दें, इससे दर्शाते हैं,
ठीक है, ये समानुपाती होती है बच्चों काहे के, जो आपका अभिकारक है ना उसके सांद्रता, इस चौकोर ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रता, है ना, और ये 1 लगा दिया हमने तो मतलब प्रथम घात के समानुपाती होता है। ये हो गया, ये सिंपल सी चीज़ जो हमने ऊपर लिखा है वो हमने इधर पे बना दिया आपका। ठीक, इधर तक तो होगा आपको सबको क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, dx/dt है बराबर में k है और a का ये आ गया। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम, ये तो हो गई आपकी परिभाषा, 2 नंबर में आए तो आपको इधर तक करना है। ठीक है, अच्छा देखो सेम चीज़ ऐसे ही राउल्ट के नियम में भी ऐसे ही था, है ना, कि पहले हमने आपको आंसर लिख दिया था ना, उधर तक आपको 2 मार्क्स में कर देते आप, अगर 2 मार्क्स में आ जाए, कभी आता नहीं है वैसे, नॉर्मली बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम आपको उसको व्यंजक बता दे रहे हैं आपको, तो व्यंजक जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, व्यंजक देखो, तो सबसे पहले हम चलते हैं व्यंजक की ओर। तो आप ये तो जानते ही हैं कि ये ए और ये उत्पाद, ठीक है, ये आपका क्या, अब देखो जब आपने क्या किया, जब अभिक्रिया आपने स्टार्ट नहीं की, अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया है ना, तो प्रारंभ में जो साधारण था वो कितना था आपका, स्मॉल ए था, यहाँ पे अभिकारक क्या था, साधारण ए था। ठीक है, उत्पाद आपका कुछ नहीं बन रहा था, 0, लेकिन कुछ समय बाद यानी कि टी समय बाद, है ना, 1 सेकंड, हाँ, टी समय बाद, ठीक है, टी समय पश्चात या बाद, ये लिखना है आपको, सब चीज़ें लिखनी पड़ती हैं ना, ऐसा नहीं कि ना हमने लिख दिया तो आपको नहीं लिखना है, लिखना है। और ये यहाँ पे क्या, ई एक्स। ठीक, देखो ये ऐसा क्यों लिखिए हमने, क्योंकि देखो साधारण में कुछ चेंजेस आए, ठीक है, तो इसमें से कुछ जो घटे होंगे एक्स, कुछ चीज़ मतलब साधारण में जो चेंज आया वो कितना आया, एक्स, तो वो हमने उत्पाद में लिख दिया क्या कि एक्स चेंज आया। ठीक, 0 से एक्स के 4 तक चेंज आया। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से आपको देखिए रटना नहीं है ना, बस इतनी चीज़ को ऊपर देख लेना। अब देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, ठीक है, अभिक्रिया की परिभाषा से भी लिख सकते थे आप, है ना, अभिक्रिया से क्या होता है, dx/dt समानुपाती होता है। वैसे अभी आपने ऊपर कर लिया है ना, तो वो 2 मार्क्स का ही प्रश्न होता है, इसलिए हमने अलग से बताया था, ए यही होता है। ठीक, लेकिन टी समय बाद देखो, टी समय बाद वेग में क्या चेंजेस आएंगे आपको ये देखना है ना, इधर से स्टार्ट है मैन dx/, ठीक है, dt इज इक्वल टू के। ठीक है, अब देखो साधारण पे क्या प्रभाव पड़ा, ध्यान से देखो, तो पहले तो साधारण क्या था आपका, नॉर्मल यही था, कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे। ठीक है, लेकिन साधारण पे अब प्रभाव क्या पड़ गया आपका, a-x हो गया, तो यहाँ पे साधारण क्या हो गया आपका, अब a-x। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब मैंने कहा कि ये अपने dt उस तरफ ले गए और ये वाली चीज़ उठा के अपन इस तरफ ले आए। ठीक है, तो हमने कर दिया, देखो यहाँ से उठाए हम, तो यहाँ पे लिख दिए a-x और यहाँ पे dt अपन उस तरफ ले गए। ये क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि अपन का अभी क्या है, समाकलन हो जाएगा ना, इसलिए हमने ये सब किया है। अब देखो हम आपको दिखाते हैं, समाकलन ही करना था। अब समाकलन करने पर ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, समाकलन करने पर तो 1/, ठीक है, अब देखो इसके साथ में कुछ नहीं होता, एक तो होगा ही होगा कि नहीं होगा, dx के साथ में, हाँ, तो 1/1 - x। देखो गणित का नियम यही कहता है कि अगर इसको अगर 1 रुपया दिया तो बराबर वाले को भी 1 रुपया ही देना पड़ेगा, मतलब कि अगर इसका समाकलन करें तो उस तरफ वाले का भी आप समाकलन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, कि इंटू dt। अब देखिए आप लोग, इसका जो समाकलन है, ठीक है, वो क्या होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको, यहाँ साइड में लिख लो। देखो इसका जो समाकलन है 1/e - dx का, देखो क्या होगा, इस तरफ से इस तरफ जाएगा, हाँ लॉग में आ जाएगा ना उत्तर, तो माइनस लॉग e, ठीक है, e - x, ये होता है समाकलन। इसको इस पर से इतना ही ध्यान रख लेना ना आप तो।
अब फिजिक्स में तो वैसे आपने पढ़े ही होंगे, तो इतना तो ये नॉर्मल सा होगा ना आप लोगों के लिए, कोई हंसी मतलब नॉर्मल सी बात। बाकी हमें नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इसका आंसर भी। तो लॉग ई माइनस एक्स, जो गणित पढ़ते हैं हो सकता है उनको आंसर पता हो, ए माइनस एक्स। और लॉग, अब देखो इसके साथ में क्या है, ये के है, के तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा रहा, कुछ नहीं। तो डी तो एक तो सबके साथ गुणा होता, हमने पहले ही बताया था है ना, तो डी टी, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो एक तो हो गई होगा। तो वैसे गुणा कुछ मतलब होना कुछ नहीं उससे, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स आपका जैसे कहते हैं रह जाए, ठीक है। अब देखो इसका जो क्या होगा, समाकलन करेंगे हम लोग है ना, तो कुछ नहीं होगा, टी हो जाएगा। अब देखो इसमें लिमिट तो दी नहीं है, अब लिमिट तो आप जानते हो, जब लिमिट नहीं दी है तो आपको इधर पे सी लिखना पड़ता है समाकलन में, आप जानते हैं ना। इसको समीकरण नंबर हमने 1 बना दिया। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, यहाँ से आपका बस थोड़ा सा और रह गया ना, धैर्य रखिए थोड़ा और। जब टी बराबर 0 हो तो ठीक है, एक्स बराबर कितना होगा 0। देखो टी बराबर कितना, अगर 0 हो तो आपका x बराबर भी कितना, मतलब x में उत्पाद में चेंज कुछ नहीं आ रहा था, 0 चेंज आ रहा था है ना, जब समय कितना कुछ भी नहीं था वहाँ पे उस समय स्टार्टिंग के टाइम पे। तो अब देखो आपने एक चीज़ यहाँ से समझ लीजिए कि log e, ठीक है, log e इससे देख रहे हैं हम लोग है ना, माइनस a, तो x बराबर कितना 0 हो गया होगा ना इधर, तो यहाँ बराबर, यहाँ टी भी और ये पूरा भी 0 बन गया होगा, तो बराबर में कितना आ गया c। अब देखो तो आपका एक नया चीज़ निकल के आ गई कि जो c का मान है बच्चों आपको ये रखना है, ठीक। अब देखो c का मान, ये आपने पता है कहाँ रखा ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें आपने इसमें रख के ही पहले आपने ये मान निकाल दिया है ना, फिर से आप c का मान ऊपर में फिर समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखो माइनस लॉग ई था, ठीक है, ए माइनस एक्स था, 1 में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, सिर्फ सी, और यहाँ पे के इंटू टी तो था ही आपका, ठीक है। और जो सी था आपका ना, वहाँ पे रख देंगे आप ये माइनस लॉग ई इंटू ए, किसी को दिक्कत नहीं, ठीक। अब माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर, अब देखो के टी है जो आपका यहीं रहने दीजिए, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा आपका लॉग ई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एथाई, ई जी नीचे सब एक साइड नीचे तरफ लगा होता है ना, ये साथ में नहीं लगा देना, लिख बता दे रहे हैं हम कैसा कह रहे हैं, यहाँ पे लगा होता है ऐसा है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमने क्या किया, के टी यहीं रहने दीजिए वहीं पे, अब ये इस तरफ उठ के आ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का है ना, तो लॉग ई ए इस तरफ आया ना बराबर के, और ये तो आपका माइनस का पहले से था ये वाला माइनस का, तो लॉग ई ए माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियरिटी आई थोड़ी बहुत कि नहीं आई, अभी भी आ गई होगी। देखो लॉग, अब इसका एक सूत्र चलता है, आप जानते हैं कि लॉग एम और माइनस लॉग एन बराबर क्या होता है, आप सब जानते होंगे है ना, तो लॉग एम बटे एन, तो बस यही लगा दो। तो आपने क्या किया कि इंटू टी बराबर, ठीक है, इसमें लॉग ई ऊपर चला जाएगा ए और नीचे आ जाएगा ए माइनस एक्स, समझे कि नहीं समझे, हाँ समझ गए होंगे। अब देखो कि यहीं पर रहने दीजिए, टी उस तरफ ले गए तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक तो हो गई है ना, तो 1 बटे हमने इधर पे टी उस तरफ ले गए तो बटे में चला गया। अब कैसे चला गया, क्योंकि इसके साथ में एक गुणा सबके साथ में होता, कितने भी एक गुणा कर दो एक ही आना होता है ना, उससे कोई चेंज नहीं होता, समझने के लिए लगा देते हम लोग। अब लॉग ई ए बटे ए माइनस एक्स, अब इसको बस सिंपल सी बात 10 में चेंज कर लो, ठीक है। तो 10 में चेंज करने पर बच्चों कुछ नहीं, आपका डायरेक्ट ही आंसर आ गया 3/t, और फिर लॉग यहाँ पे 10 में चेंज कर दिया और a/a माइनस एक्स। लीजिए पेश है आपकी
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक इतना ही था। हम मात्रक और निकाल के दिखा देते हैं आपको, वरना कहोगे भैया मात्रक ना सिखाए। जल्दी देख लो मात्रक और देख लो, फिर हम आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं ना। K = 1/T, ठीक है, इंटू देखो ये है तो इसका क्या होगा, मोल प्रति लीटर, ठीक है। जो साधारण होता है उसका मोल प्रति लीटर होता है ना, ध्यान रखना। और इसका भी जो नीचे वाला भी साधारण ही था, तो इसका भी क्या होगा, मोल प्रति लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मोल प्रति लीटर से कट जाएंगे। बचा क्या आपका, K = 1/T बचा। अब T का क्या होता है आप जानते ही, समय काय में नाम मापते हैं आप सेकंड में, ऊपर जाएगा काय का बन जाएगा सेकंड का इनवर्स। तो इसका मात्रक क्या बन गया बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो क्या बनेगा, सेकंड इनवर्स। समझ गए। देखो अब देखो हमने क्या है, इसको समझाने के लिए थोड़े स्टेप देखो हमने दूर दूर लिख दिए है ना, बाकी आपका 1-1.5 पेज में आ जाता है, 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक, इसको लो फिर। अगर आपने लिखा है तो अच्छी बात है, ठीक। वैसे तो हमने कोई स्टेप में गलती नहीं की है, ठीक है, अगर मान वैसे है ही नहीं गलती है ना, हमने ध्यान से किए हैं सॉल्व। चलो, क्योंकि आंसर फिर गलत आता है ना अगर गलत करते कहीं पे। तो अर्धायुकाल क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल आपको ज्ञात करना है, इसका व्यंजक पूछा जाता है ना बच्चों। अच्छा, जो ऊपर वाला हमने क्वेश्चन किया सेम आपका क्या है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया उसके लिए भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पूरा प्रोसेस सेम है, सिर्फ एक की जगह पे क्या रखना होता है आपको, शून्य रखना होता है, वो तो और जल्दी निकल आता शून्य कोटि वाला। नेक्स्ट देखो, इसको करते हैं हम लोग सॉल्व, ठीक। अर्धायुकाल, वैसे आपकी 2 क्लासेस और बची हैं ना, बस 2 क्लास और कर लिया तो आप लोगों ने गंगा नहा ली है फिर। और एक ही क्लास में हम दे देंगे 1 मार्क्स से, क्योंकि कल भी तो कुछ क्वेश्चन रिविजन्स के हम करवाएंगे वहाँ पे ना, DNA RNA वाले, न्यूक्लियोटाइड, हम पूरा डबल हेलिक्स मॉडल जिस पे बन जाता अच्छी बात, जिस पे नहीं बनता वो भी बताएंगे वो क्वेश्चन भी। देखो तो वह समय, देखो कुछ नहीं, उसके नाम से क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि अर्धायुकाल यानी कि आधा समय, अर्ध यानी कि देखो किसी की पूरी आयु है मान लो 100 वर्ष, तो कि आधी आयु कितनी होगी 50 वर्ष, सिंपल सा, ठीक है। तो वह समय लिखो, वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया आधी पूर्ण होती है, अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, उसे अर्ध अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं, ठीक है। अर्ध आयु कल से देखो, अगर कोशिश करेंगे अगर होगा ना तो ये लिखने का काम हम कोशिश करेंगे, लिख दें पहले, है ना, थोड़ा टाइम ही बच जाएगा आपका। बट आपको लिखना तो है ही ना, तो ऐसे में समझ में आ जाता है, इसलिए हम लिख रहे हैं साथ साथ। इसको या तो हम 1/T से दर्शाते हैं, इसे हम 1/T, ठीक है, और ये साथ में 1/2 लिख देते हैं, आधा, ठीक है। ये अपन बटे में नहीं लिखा, इसके साथ में मतलब लिखा है ना सफिक्स में। या फिर इसको ऐसा भी दर्शा देते हैं, T50 से भी दर्शा देते हैं। T50 से बहुत कम होता है, इसको ऐसे ही पढ़ना है हम लोग अधिकतर। व्यंजक बिल्कुल 2 मिनट का है, आप देख लो अब भी हो जाएगा क्लियर। व्यंजक में कुछ नहीं करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए करना था, है ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अब भी अपन ने एक चीज़ की है, जो ये आंसर निकाले थे ना ये, तो आपको पता होगा कि अभिक्रिया की दर क्या होती प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, है ना। तो देखो क्या होती है, देखो जो वेग स्थिरांक है वो क्या होता है, देखो वो होता है K = 2.303/T और log 10 A/A-x, यही होता था। अब भी किया हमने ये, अब भी समझाया हमने पूरा, है ना। आपका होमवर्क है ना कि कम से कम 2 बार ये प्रश्न कर लें, जितने भी हम करवा रहे हैं, बाद में मत कहना हमसे। अब जानते देखो T के लिए हमने अब क्या बना देना है, यहाँ पे T/आधा कर देना है, सीधा सा। ये तो यही रहना, ये तो कोई चेंजेस नहीं आने हैं।
लेकिन बच्चों एक चीज़ देखो, क्या है कि जो आपका ए था ना, ए माइनस एक्स, ये कुछ नहीं होगा, जो पूर्ण जो आपके साधारण था ना आपका पूर्ण साधारण ए, इसका आधा कर देते हैं हम, a/2 कर देते हैं इसको सीधा, क्योंकि जो जितना भी साधारण आपका आ रहा होगा, ठीक है, उसका क्या है, आधा है, अपन को पूरा तो करना नहीं है क्योंकि अभिक्रिया ही आधी हुई है, ठीक। तो a/2 आ गया। नेक्स्ट देखो लॉग रुक जाओ अभी, लॉग बाद में करते हैं। अब देखो k इक्वल टू, इसमें मान रख देंगे ना सबके, तो t 1/2 log 10 a/2, बिल्कुल 2 मिनट का काम है ना, लास्ट स्टेप चल रहा है 2 और हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। t 1/2 log, देखो ये से ये कट जाएगा है ना, ऊपर चला जाएगा 2, अभी से आए थे हम, ये सबसे ऊपर जाएगा अब, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो log 10 आ गया। अब log 2 का है ना, इसका मान हम बता दे रहे हैं आपको क्या होता है, log 2 इक्वल टू क्या होता है आपका 0.3010, ठीक है। अभी अच्छा, इसको कोई ऐसा तो नहीं पढ़ता है कि 3010 लिखा पॉइंट के बाद, ऐसा नहीं पढ़ा जाता इसको, है ना। नेक्स्ट देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे के था आपका, है ना, कि हम नीचे लाएंगे, अर्धायु काल निकालने तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे चला गया ये के, सॉरी अर्धायु काल वाला t 1/2, है ना, और यहाँ पे 2.303 ये बटे में आ जाएगा आपका के, और यहाँ पे क्या है log, ठीक है, और यहाँ पे कितना है आपका, log का मान रख दे रहे हैं ना, log का मान रख दे रहे हैं 0.3010 रख दिया बच्चों। इसका गुणा करने पे कैलकुलेटर में भी आप करके देख सकते हैं ना, इसका आंसर हमेशा ही कितना आता है 0.693/k। इसको 2-3 प्रकार से पूछ लेते हैं, ठीक है, आपको यही करना है, बस इतना सा आपका आंसर था, आपको क्लियर हो गया होगा ना, बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा बुद्धि लगा लें अगर आप तो बिल्कुल सरल है, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ के मत आना आप। ऐसी सेम बिल्कुल प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भी ज्ञात किया जाता है, बिल्कुल वो भी ऐसे ही सरल है, ठीक। चलो अब आपको नेमिंग रिएक्शन करवा दें, ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है, फिर आप फ्री हैं। देखो सबसे पहले नंबर, इनको हम लिखने का आपको विधि भी बता देंगे, तरीका भी बता देंगे। सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो बेंजीन है, बेंजीन की अभिक्रिया आपने किससे करवा दी, CH3Cl से, एल्किल हैलाइड से, ठीक है। लेकिन इसकी एक चीज़ है कि निर्जल इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड होना चाहिए, इसकी उपस्थिति होनी चाहिए। बनता क्या है आपका, ये बनता है आपका टॉल्यूइन, है ना, इसका नाम टॉल्यूइन है, आप जानते होंगे, HCl। अब देखो IUPAC नाम वाला जो पोर्शन है, बहुत लोग कह रहे थे कि भैया करवा दो, बहुत सारे कमेंट्स आए, तो हम सोच रहे थे कि IUPAC नाम है ना, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक ही साथ एक ही लेक्चर में डाल देंगे, ठीक है, वहाँ पे दोनों में हम लिख देंगे नाम, ठीक, और पूरा हम कॉन्सेप्ट भी समझा देंगे वहीं पे, तो ज़्यादा नहीं होगा, आधा घंटे का लेक्चर होगा, तो कल की लेक्चर में हम इंक्लूड कर देंगे, है ना, और बाकी का कॉन्सेप्ट आधे घंटे में कॉन्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसको आपको लिखना कैसे है, तो कुछ नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट से आप ये समझिए, ठीक है, कि इसको अपन टॉल्यूइन कहते हैं, अगर IUPAC में कहें तो मैथिल बेंजीन भी कहते हैं इसको, है ना, टॉल्यूइन। तो इसको लिखना कैसे है, देखो जब हम निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं, ठीक है, मतलब या फिर मैथिल क्लोराइड लिख दो डायरेक्टली, है ना, इसका नाम मैथिल क्लोराइड है, मैथिल क्लोराइड से कराते हैं, तब हमें टॉल्यूइन प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। बस ये सिंपल सा, फिर से सुनो, उपस्थिति काय की एल्यूमिनियम क्लोराइड की है, तो बिल्कुल, तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम बेंजीन की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं बच्चों, हम बेंजीन की, अभी ये बेंजीन है की अभिक्रिया, इसका नाम क्या है मैथिल, इसका नाम क्लोराइड, तो मैथिल क्लोराइड से कराते हैं, तब हमें टॉल्यूइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। बस ये आप इधर पे लिख देना, ठीक है, इसलिए हमने आंसर वो वैसा नहीं लिखा है, क्योंकि आपको ये क्योंकि रटना नहीं होता है ना, क्योंकि जो आपने इधर पे अभिक्रिया में लिखा है वही बताना होता है ऊपर की, कि अभिक्रिया आपने बनाई कैसे है। बुर्च अभिक्रिया तो बिल्कुल सड़ी सी है ना, क्या कि एल्किल हैलाइड,
ठीक है। RX क्या है, R यानी कि एल्किल, एल्किल ग्रुप आप जानते हैं ना, CH3 C2H5 ये होते हैं, आप ये जानते होंगे। ठीक है। वैसे हमने IUPAC नाम 11th वाले उस लेक्चर में बताया था, किसी ने कल का लेक्चर देखा होगा तो हमने वहाँ पे बताया था कि मैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन चीज़ें बताई हैं, आपकी क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट वहाँ पे, जिसने भी देखा होगा। सिर्फ 5 10 10 15 15 मिनट के लेक्चर्स में सब बता दिए। देखो बुर्ज अभिक्रिया है जो RX, इसकी अभिक्रिया आप कराते हैं किसे, सोडियम धातु से, है ना। अभी हमने 2 क्यों ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो सोडियम के 2 अणु लिए तो 2 हमने इसकी एल्किल हैलाइड के ले लिए। ठीक है। तो जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं, लेकिन बच्चों इसकी उपस्थिति काय की है, ईथर की रहती है, इसमें ईथर की उपस्थिति रहती है, तब हमारे लिए उच्च एल्किन प्राप्त होते हैं। आपको बस ऐसा ही लिख देना है। ठीक है, बता दे रहे हैं जो आपने मतलब कि इसमें लिखा ना, अभिक्रिया जैसे लिखी वैसे ही वैसे ही लिख देना। देखो हम फिर से बोल के बता रहे हैं, ईथर की उपस्थिति दिख रही होगी तो सबसे पहले जमाओ सेंटेंस। ईथर की उपस्थिति में जब हम सोडियम धातु की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तब हमें उच्च एल्किन प्राप्त होते हैं। उदाहरण बताएं हम इसका एक, देखो आपको जैसे कि मान लो R की जगह पे हमने CH3 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया X की जगह पे। X क्या है आपका, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है ना, तो हमने मान लो क्लोरीन लिया। इसकी अभिक्रिया हमने देखो, सोडियम तो आपका चेंज होना नहीं, ये भी आपका यहाँ पे भी सेम रहना है। ठीक है, ClCH3, ईथर सेम रहना है आपका। ठीक है, और R यानी कि CH3 लगाया था तो R की जगह पे CH3 आ गया, यहाँ पे 2Na, X की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, Cl। इसे क्या कहते हैं आप, दो देखो, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या कहते हैं अपन, मैथ एथ। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है तो एथीन लीजिए, बन गया आपका। तो आप ऐसा भी इसको भी लिख सकते थे, कैसे कि जब हम, ठीक है, सोडियम धातु की अभिक्रिया, कौन है भाई, जब हम सोडियम धातु की अभिक्रिया हम मेथिल क्लोराइड से कराते हैं, ठीक है, और ईथर की उपस्थिति में ना, तब हमें एथेन प्राप्त होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम बोर्च अभिक्रिया कहते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते थे। तो लिखना आपके ऊपर है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना अंडरस्टैंडिंग करके लिख रहे हैं। ठीक है, रटना नहीं होता है इनको, बहुत लोग रटने में लगे होते हैं, पता नहीं क्यों रटते रहते हैं। सेंडमेयर अभिक्रिया, ठीक है, सेंडमेयर अभिक्रिया भी बिल्कुल सरल है। देखो डायजोनियम लवण है ना, उनकी उसकी क्रिया है, देखो तो C6H5N ये डायजोनियम लवण है आपका, है ना। इसकी अभिक्रिया जब हम कॉपर ब्रोमाइड से कराते हैं, बट उपस्थिति किसकी रहती है, हाँ कॉपर ब्रोमाइड से करा के, ठीक है, उसमें HBr मिलाएंगे और थोड़ा सा उसमें ताप देंगे। ठीक है, तो आप इसको जमा के, वही सेंटेंस जमा के हम बता रहे कैसा जमाओगे आप, तो 5AbR, यहाँ पे N2 और यहाँ पे आपका CuCl। देखो HBr, अब क्या है कि HBr यानी कि अम्ल दिया, तो अगर अपने अम्ल मिलाया ना तो थोड़ा सा उसमें ताप देना पड़ता है भी। ठीक है, जब भी कभी आप अम्ल मिला तो थोड़ा ताप देना होता है ना। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड को मिलाने, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में, ठीक है, जब हम डायजोनियम लवण की अभिक्रिया कॉपर ब्रोमाइड से कराते हैं, ठीक है, बात थोड़ा ताप देते हैं, तब हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है बच्चों, और इस अभिक्रिया को ही हम सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना सिंपल सा। ये क्या है आपका, ब्रोमोबेंजीन। ये नहीं बताना होता कि नाइट्रोजन निकल रहा है, कॉपर क्लोराइड, ये नहीं बताना होता। जो मेन आपका जो बनता है ना, वही बताना होता है, मेन कंपाउंड जो बन रहा है, जो मेन उत्पाद बन रहा है ना, वो बताना होता है। क्या नाम है इसका, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, इसको ऐसा भी लिखते हैं कभी कभी हम लोग, ऐसा भी लिख देते हैं ना, कोई टेंशन नहीं लेना इसके बारे में। यहाँ पे BR लगा देते ना ऊपर, ऐसा भी सही है याद, या तो आप इसका सूत्र लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, दोनों बात बराबर ही। हुस्टिकर अभिक्रिया करवा दें फटाफट। ठीक है, हुस्टिकर अभिक्रिया में देखिए, जब, ठीक है, बसीय, ये पूरा लिखना है ना, अम्ल, बसीय अम्ल के सिल्वर, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए पूरा लिखवा दिया ना हमने, बाकी इसको भी ऐसे ऊपर के जैसे जमा के लिख सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं। लवण को हम 2 तरीका बता रहे हैं ना लिखने के, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं, तब
हेलो एल्केन बनते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें हम देखते हैं RCOO Ag रहता है, ब्रोमीन रहता है और CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड रहता है। इसमें आपको एल्किल ब्रोमाइड बनता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, AgBr होता है। ठीक है, देखो इसका एक उदाहरण करवा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे हम आपको फिर हॉन्स्टिकर अभिक्रिया समझा देंगे। देखो एग्जाम्पल, R की जगह पे कुछ नहीं लिखना, CH3। अच्छा, इसको क्वेश्चन को आप एक और करना है ना, जो यहाँ पे हमने R की जगह पे CH3 लिखा था, आपको C2H5 लेके करना है, खुद से एक बनाना है वुड्स अभिक्रिया का। ठीक है, फटाफट बना लेना। CH3 की जगह पे सिर्फ C2H5 कर देना है ना, बस एक उदाहरण खुद से लिख लेना है। अब देखो यहाँ पे हमने जो C2H5 है, ठीक है, R की जगह पे हमने लिख दिया COAg, ठीक है, Br2। तो जहाँ जहाँ R होगा वहाँ पे C2H5 तो आए नहीं आना है, पता ही है आपको। ठीक है, CO2AgBr। अब देखिए एक चीज़, इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन है ना, 3 के लिए अपन क्या कहते हैं, प्रोप। तो सबसे पहले सिल्वर Ag के लिए कहते हैं सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर प्रोपियोनेट, सिल्वर प्रोपियोनेट। ठीक है, ये बन गया आपका एथिल ब्रोमाइड। अब देखो ब्रोमाइड, देखो ये जो भाषा लिखी है ना, ये हमने आपकी किताब की भाषा लिख दी। अब हम आपको सरल भाषा बताएं। जब हम सिल्वर प्रोपोनेट की अभिक्रिया नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब हम सिल्वर प्रोपोनेट की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं, ब्रोमीन गैस के साथ कराते हैं, क्योंकि Br2 क्या है, ब्रोमीन गैस है, तब हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को हम हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बहुत जन को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बाकी की चीज़ें आप, हम जो अभिक्रियाएँ दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको बिल्कुल सेम तरीके से लिखनी है जिस तरीके से हमने आपको बताई है ना, बस। तो कार्बोलेमीन हो सकेगा तो भी हम कल करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है।